तो स्नेहपान का टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था कि आपको किस तरह से स्नेहपान को देना है। ठीक है, सिलेक्टेड द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द ड्रग्स। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है दैट इज द सिलेक्शन ऑफ मात्रा। मात्रा मतलब डोज। हमने किसी भी पेशेंट को कभी भी जो डोज निर्धारित करते हैं ना, दैट डिपेंड्स अपॉन उसका डाइजेशन पावर के ऊपर। जैसे कुछ पार्टिसिपेंट जो है वो हमारे साथ दिल्ली से ज्वाइन है, डॉक्टर अरशद, और कुछ पार्टिसिपेंट जो है वो बाहर से हैं। जैसे दुर्गा जी, आपका एरिया का जो पेशेंट है उसकी सात्मत्या क्या है, उसकी विल पावर कितनी अच्छी है, इसके ऊपर डोज का निर्धारित किया जाता है। और दूसरा डिपेंड करता है कि पेशेंट की रेगुलर ईटिंग हैबिट क्या है। वो चावल ज्यादा खाता है, गेहूं ज्यादा खाता है, या वो पानी की क्वांटिटी कितना लेता है, उसकी डाइट में प्रोटीन आ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल फाइबर डाइट नहीं लेते हैं। तो वी हैव टू असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, उसके अकॉर्डिंग ही हम मात्रा डिसाइड करेंगे। एक मात्रा आपको बताई थी, रफ मात्रा 30, 60, 90, 100 मात्रा है जो आप पेशेंट्स को, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और उसकी सात्मता के अकॉर्डिंग को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द 10 ml। अब 10 ml जिसको हम हरस्वी अस्वी मात्रा बोलते हैं, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं पेशेंट चीजों है, मतलब मेडिसिन से भी कुछ एलर्जीज हो जाती हैं, या उसका डाइजेशन इतना वीक रहता है कि थोड़ी सी भी दवाई लेने से उसको मोशंस आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें मात्रा को डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट इज अ वमन विधि। वमन विधि में हमें प्रोसीजर को समझना है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म को समझना है, एंड देन फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट देखना है। अब वमन के इंडिकेशंस हमने कल देख लिए थे, इसके काउंटर इंडिकेशंस हमने समझ लिया था। मटेरियल रिक्वायर्ड तक हमने कर लिया था कि कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है। अब हमने आज ये देखना है, दिस इज अ मदन फल। यस्टरडे आई टोल्ड यू, जो बेस्ट वामक द्रव्य है वो मदन फल को कंसीडर किया गया है आयुर्वेदिक क्लासिक चरक संहिता के अकॉर्डिंग। बट फिर भी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम वमन के लिए और यूज कर सकते हैं। देखिए पिक्चर में भी आपको एक क्लियर हो रहा होगा कि वमन जो हम ये मदन फल है, इसको सबसे पहले शोधन करते हैं। मदन फल जो मार्केट में मिलता है, ये आपको इस गुठली की तरह मिलता है। जैसे अगर भेड़ा या भेड़े का फल देखा होगा, उसी से रलता मिलता फल रहता है, मिलता जुलता। ये है मदन फल। अब इस मदन फल को ब्रेक किया, तोड़ा जाता है। तोड़ के मदन फल के अंदर की पिपली मिलती है, जो ब्लैक ब्लैक साइड बीच की सीड्स रहते हैं। इन सभी मदन फल की पिपली को हम कलेक्ट कर लेते हैं एक वेसल में। फिर इसके बाद इसमें देसी घी डाला जाता है। आप थर्ड पिक्चर में देखिए, जैसे हमने 100 ग्राम मदन फल ले लिया, तो 100 ग्राम में आप कम से कम 200 ग्राम देसी घी में इसको डिप करके रखेंगे। फिर इसको धूप में सुखाया जाता है। जैसे ही घी इसमें डालते हैं ना, तो ये जैसे आपका दूध में कभी नींबू डल जाए तो क्या होता है, दूध वो फट जाता है। सिमिलर लाइक दैट जब हम इसका शोधन करते हैं तो ये इस तरह से अपीयर होता है। हमने डिप किया इसको दूध में, तो ये पूरा ही कर्डी कर्डी इसकी फॉर्म आ जाती है। इसके बाद इसको एक पोटली में बांध के स्क्वीज कर दिया जाता है, और जो मदन फल का ऊपर का पार्ट होता है इसको ड्राई कर दिया जाता है। आफ्टर दैट इसमें हनी डाल के इसको प्रोसेस करके आप कंटेनर में रख सकते हो। अदरवाइज मदन फल पिपली प्रिपेयर्ड में मिल जाती है, तो आप प्रिपेयर्ड पिपली भी ले सकते हो, बॉक्सेस में आती है मदन फल पिपली, आप उसको भी यूज कर सकते हो। और इफ यू वांट टू डू, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो उसका प्रॉपर पहले में शोधन करना है। शोधन करने के बाद ही पेशेंट को खाने को देना है। तो जिस दिन हमने वमन करवाना है उस दिन हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। द डे ऑफ द वमन, फर्स्ट ऑफ द डे ऑफ द वमन, सबसे पहले हमें शुगर कैन जूस मंगवाना है, या आप दूध और शुगर कैन जूस दोनों को ही यूज कर सकते हैं। और आपको एक यवागु बनाना है मिक्स विद द घृता। यवागु में आप मूंग यूज का यवागु बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा घी डाल के रखना है। जब योग प्रिपेयर करोगे, सुटेबल योग जो प्रिपेयर करेंगे, इसमें सबसे पहले मदन फल आता है। मैं खुद खोल दूंगा थोड़ा सा।
जो ये बागु बनाएंगे उसमें सबसे पहले मदन फल की देखो क्वांटिटी बताई थी जो आचार्य ने मेंशन करी है, मुष्टि परिमाण। मुष्टि मतलब आप उंगली के मुट्ठी के अंदर पेशेंट ने जितना भी लिया, बट वो पॉसिबल नहीं होता। समटाइम ये जो मैक्सिमम क्वांटिटी 12 ग्राम ले सकते हो, 3 to 12 ग्राम्स इसकी क्वांटिटी है, डिपेंड अपॉन द प्रकृति ऑफ द पेशेंट और उसके दोषा कितने उत्क्लेश अवस्था में है, हीन अवस्था में है, या उसका बॉडी बिल्ड कैसा है, सतह क्या है, सात्विकता क्या है उसके अकॉर्डिंग यू कैन डिसाइड। अब इसमें एक बच आप मिक्स करोगे, बच की क्वांटिटी भी 5 to 8 ग्राम्स लेंगे। अगर आपने 3 ग्राम मदन फल लिया है तो 5 ग्राम तक आप बोलोगे। जीएसटी मधु 7.5 ग्राम्स, सैंधव 15 ग्राम लोगे और मधु जो है वो क्वांटिटी सफिशिएंट लेंगे। सबसे पहले जिस दिन आपने वमन करवाना है, आस्क द पेशेंट टू कम इन ए कफाकाल। कफाकाल अर्ली मॉर्निंग का टाइम रहता है, सो विद इन 9 o'clock हमें वमन को कंडक्ट कर देना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग पेशेंट बात लेके आएगा और उसको जो हम चेयर देंगे, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स वी कैन यूज फॉर द वमन। द बेस्ट पोर्ट इज दैट जिसमें चेयर लगी हुई है और आगे वॉश बेसिन है, उसमें वो कंफर्टेबली पेशेंट जो है वो बैठ सकता है। उसको चेयर पे आपने बैठाना है और जो ड्रग्स देना है, सबसे पहले आपने ड्रग्स देने के लिए वमन की औषधि को अपने हाथ में लेना है और वैद्य को, इसमें वैद्य का बहुत बड़ा रोल रहता है। जब भी वो किसी भी पेशेंट का वमन करवाता है तो धन्वंतरी भगवान का स्मरण करते हुए मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरह के मंत्रास दिए हैं, नहीं तो आपको मिनिमम धन्वंतरी मंत्रास तो आना चाहिए। ओम नमामि धन्वंतरी आदि देवम, ये मंत्र का कंप्लीट आप उच्चारण करिए, भगवान को स्मरण करिए एंड आफ्टर दैट आप वमन के लिए प्लान करेंगे। बिकॉज ये दीज आर द वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स जो हमें रेगुलर आयुर्वेदिक आचार्य को प्रैक्टिस में लेनी चाहिए। आयुर्वेदा जो पार्ट है अथर्ववेद का, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द गॉड है, तो इसलिए जो भी आप प्रोसीजर करना स्टार्ट करते हैं यू हैव टू आस्क टू द गॉड कि मेरा ये प्रोसीजर जो है ये फुलफिल हो जाए एंड पेशेंट कैन गेट रिकवर। वमन औषधि इसको प्रेयर करेंगे और फिर हम पेशेंट को धीरे धीरे से मेडिसिन पिलाना शुरू करेंगे। यहाँ पे अष्टांग मेंशन किया गया है, कोष्ठ भिषज भेषज क्वांटिटी, कोष्ठ भिषज भेषज मात्रा। इट मीन जहां तक पेशेंट का कॉस्ट पूरा फुल ना हो जाए वहां तक हमें फांट। अगेन आई विल शो यू द पीपीटी। आई शो यू, मैंने आपको ना ये वमन के दोबारा से मैं पिक्चर्स दिखा रही हूँ। मदन फल का शोधन करने का ये सब पिक्चर्स है, इस यू कैन गेट द आइडिया कि किस तरह से मदन फल पिपली को शोधित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने किसी भी पेशेंट को वमन करवाना है, वमन के लिए हमने पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग कॉल करना है। अर्ली मॉर्निंग जो पेशेंट प्रेजेंट होना चाहिए डॉक्टर के पास। और ये इस पिक्चर में आप देखिए 2 to 3 अटेंडेंट विल वॉक। जब भी किसी पेशेंट का वमन होता है तो कम से कम 3 अटेंडेंट्स हमारे पास होने चाहिए। 1 पर्सन जो पेशेंट को प्रिपेयर करेगा, एक जो है कषायम बना के पेशेंट को देगा और डॉक्टर जो है ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक है, सो अभी हमने जिसको मेडिसिन पिलानी है, कोष्ठ, कोष्ठ मतलब हमारा जीआईटी ट्रैक, भेषज मतलब द मेडिसिन, हमें उस मात्रा तक मेडिसिन पेशेंट को देनी है जहां तक हमारा पूरा ही कोस्ट फुलफिल ना हो जाए। अगर वो मेडिसिन हमारे जैसे लगता है कि पूरा आपको प्रॉपर मेडिसिन अंदर चला गया है, एंड टेल द पेशेंट कि उसको उद्गार नहीं लेना है, उसको डकार या बेल्चिंग ऐसे नहीं करना है। अगर वो इस तरह से करता है तो इट मीन्स कि वो जो मेडिसिन उसने ली है वो डाइजेस्टिव फेज में चली जाएगी, वो पच जाएगी। हमें पचानी नहीं है, हमें उस मेडिसिन को एक्सपेल आउट करना है। डू यू अंडरस्टैंड? जो भी हम दवाई देते हैं
उसका मेन, यष्टि मधु फांट हम पिलाते हैं, उसका मेन एक्शन रहता है ये दोष जितने भी उत्क्लेश बढ़ रहे हैं उन दोषास को ये एक्सपेल करके बाहर निकाल के लाता है। सो आपने पेशेंट को पहले ही बताना है कि उसको डकार नहीं लेना है, ये मेडिसिन पेट में जाएगी और एक्सपेल होके बाहर आ जाएगी। अब उसमें हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन करनी है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करनी है स्वेदा प्रादुर्भाव, लिक्विफिकेशन ऑफ दोषास। जितने भी दोषास हैं वो सारे के सारे लिक्विफाई हो जाए। रोम हर्षः डिसलॉज्ड फ्रॉम देयर सीट। जैसे हमने पेशेंट को शाखा से कोष्ठा की तरफ की मसाज जब देते हैं, उससे जितने भी दोषास कोष्ठ शाखा में होते हैं दे कैन मूव टुवर्ड्स द कोष्ठा। अब ये दोषास कोष्ठ में एकत्रित हुए पड़े हैं, इसको हम अपवर्ड मूवमेंट से बाहर निकाल रहे हैं। अब जब हम वमन करवा रहे हैं तो इसमें हमारी जो ऑब्जर्वेशन रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगी कि दोषास जो है वो लिक्विफाई हुए हैं या नहीं है। इसके लिए स्निग्ध लक्षणास आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन है कि पेशेंट के हैंड को टच करके देखिए वहां पे स्निग्धता है कि नहीं। नेक्स्ट इज रोम हर्षा। रोम हर्षा इज दैट जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये खड़े हो जाते हैं। अधमान इज एब्डोमिनल रीजन तक मेडिसिन जा रही हैं, फिर वो एकदम से बल्ज करके पेशेंट जो है उसको वॉमिट कर देता है। अब जब पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है तो हमें क्या करना है, जेंटली उसकी एक थेरेपिस्ट ने उसके हेड को पकड़ना है और दूसरे थेरेपिस्ट ने पीछे की तरफ से धीरे धीरे से मसाज देके अपवर्ड डायरेक्शन में लेके आना है, जो सपोर्ट करेगा हमारे पेशेंट के हेड को, जो पकड़ के रखेगा उसका मेन फोकस यही होगा कि पेशेंट एकदम से बेल्चिंग जो भी उसकी वॉमिटस है एकदम से फोर्सफुली बाहर ना, ठीक है। और पीछे से हम जेंटली मसाज करते रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली एकदम से वॉमिट करता है तो इट कैन लीड टू वो उसी अपने वॉमिटर्स को अंदर भी ले सकता है, जिससे पेशेंट को एस्फिक्सिया हो जाता है। तो मेन वर्क जो रहता है पेशेंट को हमें बताना है, अगर वॉमिट हो रहा है इट्स ओके, अगर नहीं होता है सो दे कैन पुट देयर ऑन फिंगर, वो अपने दोनों फिंगर्स को टच टू द पैलेट, अपने लोअर पैलेट को टच करेगा और एकदम से उसको वॉमिटिंग की अर्ज आ जाएगी। सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देखिए आप एक अटेंडेंट काढ़ा ग्लास पकड़ा हुआ है हाथ में, उसमें यष्टि मधु कषायम है। पेशेंट को पहले 4 से 5 गिलास यष्टि मधु कषायम का दूध पिलाएंगे, 4-5 गिलास, फिर उसके बाद यष्टि मधु कषायम पिलाएंगे। दूध पिलाने के बाद उसको वमनोपयोगी द्रव्य देंगे। अब हमने इसकी शुद्धि को देखना है, शुद्धि की असेसमेंट कैसे रहती है। व्यंग्यकी में 4, 6, 8, आंत की शुद्धि में पितांत, मान की शुद्धि में 1, 2 आधा प्रस्त्र, लिंग की शुद्धि में मध्य दे रहा है, उसको मीडियम शुद्धि हो रही है, बहुत कम हो रही है, या प्रवर शुद्धि हो रही है। देखिए जो आचार्य ने इसके लक्षणास को बताया है कि वमन के जो कंप्लीट वमन के लक्षणास क्या होते हैं, आचार्य चरक संहिता की बुक में लिखा गया है, हृदय पार्श्व इंद्रिय मार्ग शुद्धि। इसमें हमारे हृदय की, पार्श्व की, इंद्रिया की सबकी शुद्धि होगी और पेशेंट को लाइटनेस इन द बॉडी लगेगा, लघुत्वम, ये लक्षणास अपीयर्स होते हैं। स्रोतस विशुद्धि इंद्रिय प्रसादनो, स्रोतस की विशुद्धि हो जाएगी और जितनी भी हमारी बॉडी की इंद्रियां होती हैं ये एक्टिवेट हो जाएगी, बॉडी में लघुता आएगी और अग्नि का दीपन होगा, अग्नि प्रज्वलित होगी, तो इट मीन्स कि पेशेंट का वमन जो है वो सही हुआ है। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स हमारा ऑपोजिट जा रहा है, पेशेंट को लघुता की जगह हैवीनेस अगर लग रहा है, उसकी वॉमिटस क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो सब लक्षण जो है वो ऑपोजिट लक्षणास में आ जाते हैं। अब वमन में हम अतियोग लक्षणास देखेंगे। अतियोग लक्षणा में क्या होता है, वमितम क्षमतः दाहा, कंठ शोषस्त्वम, भ्रमा, घोरा वायव माया, मृत्यु, जीव, शोणित, निमग्रार्थ। अति योग होने पे फेन निकलेगा। फेन मतलब कि एक सेक्रीशंस आएंगी
और पेशेंट को मूर्छा भी हो सकती है, गिडीनेस भी हो सकती है, बहुत ज्यादा प्यास भी लग सकती है, और अतियोग होने पे पेशेंट के ना नींद जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है। उसके पूरे कंठ में जो ईएनटी का जो पूरा रिलेशन रहता है, उसके गले के ऊपर कंठ में उसको बर्निंग सेंसेशन होगी और इचिंग ज्यादा फील होगा, डिस्कम्फर्ट उसको लगेगा। और इस कंडीशन पे पेशेंट को भूख जो है वो खत्म हो जाती है, अग्नि उसकी कम हो जाती है। सो जीवा शोधित, सो दीज आर द सिम्टम्स कैन बी अपीयर्ड। नेक्स्ट आता है पश्चात कर्म। अगर पेशेंट को लघुता लग रही है, उसको वॉमिट सही हुआ है, 8-10 वॉमिट्स हो गए हैं, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को आगे से पश्चात उसका वॉमिट सही है, वमन सही होने के बाद आपको 2 घंटे तक ही उसको रेस्ट करवाना है। देन टेल द पेशेंट टू मूव। उसके बाद पेशेंट अपने घर जा सकता है। अब पश्चात कर्म में क्या देखेंगे? आफ्टर सम्यक योग क्लीन द लिम्स एंड द फेस। जैसे ही आप पेशेंट को ये कंप्लीट हो जाता है उसका, तो उसको बोलना है कि वो अपने फेस को क्लीन करेगा, 1 मुहूर्त तक रेस्ट करेगा, सुटेबल कोई भी तरह का धूमपान करेगा, तांबुल का सेवन करेगा, निवत्य गृह। हमें जब भी आप वमन कराते हैं उसके बाद पेशेंट को धूमपान करवाना बहुत आवश्यक है। वमन कराने के बाद आप पेशेंट को 1 से 2 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसका बीपी चेक करेंगे, पल्स चेक करोगे। पेशेंट अगर स्टेबल है तो उसको थोड़ा सा कपाल भाती करवाएंगे, ताकि जितने भाई हमने लिक्विड दिया है उसको, सम टाइम क्या होता है वो माउथ के रास्ते से तो जितना वॉमिटस होना हो जाता है और कुछ एब्डोमेन में ही रह जाता है। तो रेगुलर रिपीटेड जब पेशेंट कपाल भाती करता है, सो लूज मोशन के थ्रू वो वॉमिटस जो है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। So, अगर पेशेंट का अच्छा शुद्धि हुआ है, तो हमें उसके लिए संसर्जन क्रम को प्लान करना होता है। संसर्जन क्रम जो होता है दैट इज फॉर द आप 3 डेज 5 डेज या 7 डेज तक प्लान कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक श्लोक दिख रहा है, इसमें मेंशन किया है संसर्जन क्रम में पेया विलेपी कृत यूष रसा त्रिनुभयश्च। इट मीन्स कि जब भी आप किसी भी पेशेंट को संसर्जन कर्म कराते हैं, तो आपको जो पेयादि कर्म है इसको 2 टाइप्स में आप डिसाइड करोगे। या तो उसको 2-2 अनकाल में दोगे। अनकाल मतलब अगर आपने इसको रात को दिया तो सेम चीज आपने सुबह भी दे दी, और 3 अनकाल में आप दोगे तो रात में, सुबह में और दोपहर में एक ही तरह का आप उसको सेमी सॉलिड फॉर्म की मेडिसिन जो है, सेमी सॉलिड फॉर्म का आहार दोगे। Is my voice is audible to you, all of you? Yes, ma'am. It is clearly audible. Okay. So you are understanding now? किसी भी लर्नर्स की कोई क्वेरी है तो मैं आपको लास्ट में 5 मिनट्स दूंगी। टाइप ऑफ संसर्जन क्रम में हमें पेयादि कर्म को या तर्पणादि कर्म को करना है। अभी टिल वमन तक आप सबका क्लियर हो गया? So first we will interact, then we will move. Yes, आप सबका जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो अपना कैमरा ऑन कर। Now I am going to stop the screen now. तर्पणादि कर्म को डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अभी वी विल डिस्कस जो भी आपकी क्वेरीज हैं। Yes, any query regarding the woman, कैसे है, मेडिसिन कैसे देना है, पेशेंट का सिलेक्शन कैसे करना, या आपको कोई उसकी में ही योग या प्रॉपर वमन हो रहा है, इसकी असेसमेंट में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क। यस मोहम्मद अरशद खान जी, क्या वमन इंडिकेटेड है ब्रेथलेसनेस की कंडीशन में? नहीं मैम।
तो उनको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान करोगे आप? में तो मैम ज्यादातर तो सरसों के तेल में नमक मिला के वो ऑयल इंजेक्शन करेंगे छाती के ऊपर। हाँ, सरसों के तेल में नमक डाल के आप उसको वो करोगे, मसाज करोगे। वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गया। और अगर पेशेंट को मतलब क्रॉनिक है तो क्या वमन दे सकते हैं उसको कि नहीं? आपने कल की क्लास में आपने यस मैम शाम। हाँ जी, तो कल मैंने ये एक्सप्लेन किया था ना, एक्यूट कंडीशन में नहीं करना है, बट पेशेंट को क्रॉनिक डिजीज है तो ऊर्ध्वविचित्रगत रोगास में वमन इज इंडिकेटेड, और जहाँ पे लंग्स की इन्वॉल्वमेंट आ रही है वहां तो हमें वमन देना ही है। ठीक है मैम, मैं ये क्वेश्चन था, अस्थमा में दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। अस्थमा को क्या समझते हो आप? श्वास इज ऑफ 5 टाइप: महाश्वास, श्वास छिन्न रोग तो श्वास, है ही है वो। प्रमुख श्वास। हाँ जी, श्वास रोग के अंदर ही आता है ना। तो श्वास जी में इंडिकेटेड है। अगर पेशेंट को तमक श्वास है, तमक श्वास के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे पेशेंट बैठता है तो उसको रिलीफ होता है, लाइंग डाउन पोजीशन में उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाती है। सो उसका अगर चिकित्सा सूत्र आप देखेंगे तो तमक के तो विरेचनम मेंशन किया हुआ है। तमक श्वास की कंडीशन में विरेचन देना चाहिए। और अदर श्वास है, उसको महाश्वास है, छिन्न श्वास है, तो उसमें वमन इंडिकेटेड, उसमें वमन करवा सकते हैं। बट जब भी आप वमन कंडक्ट करते हैं, प्रेजेंट कंप्लेंट को हमें देखना है कि पेशेंट की कंडीशन एक्यूट है, क्रॉनिक है, उसको सिम्टम्स क्या अपीयर हो रहे हैं, स्टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे स्टेबल करना है, फिर हमें उसको वमन कंडक्ट करना है। अदरवाइज हम सद्यो वमन भी करवा सकते हैं उसको। जैसे एक्यूट कोई कंडीशन मैम हुई तो हाँ जी बताइए। अगर क्लासिकल वमन करना है तो इट विल टेक 21 डेज। आपको दो श्वास को पहले स्टेबल करना पड़ेगा, फिर उत्क्लेश करना बढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी पूछिए, किसका क्वेश्चन है? हाँ जी दया जी बोलिए। मैम अगर किसी के चेस्ट में बार बार इन्फेक्शन होता है तो इसमें भी वमन कर सकते हैं? हाँ, चेस्ट में बार बार इन्फेक्शन होता दे सकते हैं वमन। इन्फेक्शन किस तरह का है ये आपको देखना है। अगर कोई ट्यूबरक्लोटिक पेशेंट है तब आपको वमन नहीं देना है, उसको सद्यो वमन आप अगर प्लान कर मैम सकते हैं। क्लासिकल वमन नहीं दोगे, क्योंकि उसमें दो श्वास को हमें बढ़ाना है। कि ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि मल का संचय करना होता है, तो दो श्वास को एक्सपेल करके बाहर नहीं फेंकना होता ट्यूबरक्लोसिस। और अगर किसी और तरह का इन्फेक्शन है तब आप वमन प्लान कर सकते हो। हाँ जी दया जी, आपको आंसर मिल गया? हाँ जी मैम। हाँ, पेशेंट को कंप्लेंट क्या है अभी? जैसे बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, घरघराहट की आवाज आती है, तो उस कंडीशन गड़गड़ाहट। में दे सकते हैं ना? हम्म। मैम बार बार कफ जम जाता है जैसे चेस्ट में। अगर बार बार कफ जमता है तो कफ को निकालना है। कफ को जब तक नहीं निकालोगे वो रीअकरेंस डिपॉजिट होता ही रहेगा। अगर आपको शमन द्रव्य भी दे रहे हो, जैसे श्वास कुठार रस आता है, काकाय नासव आता है, तो इन दवाइयों देने से वो कफ जो है दब जाता है। मैम क्या दवाई दे सकते हैं इसमें? हाँ जी, मैम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? देखो मेडिसिन में अगर आपको दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं ना। अगर आपने शमन ट्रीटमेंट प्लान करना है तो उसके लिए तो आप श्वास कुठार रस दोगे और कांकाय नासव दोगे। श्वास कुठार रस से क्या होता है कि जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है वो सबसाइड हो जाती है। और किसी पेशेंट को रिकरेंट बार बार ये दिक्कत हो रही है, फिर उसका शोधन ही करना चाहिए। हमें किसी भी पेशेंट को ना डायरेक्ट शोधन में नहीं डालना होता है। कोई भी पेशेंट अगर एक्यूट कंडीशन में आता है, पहले आप उसके सिम्टम्स देखिए, उसको शमन द्रव्य दीजिए, दीपन पाचन करिए। अगर उससे रिजल्ट नहीं आता है फिर हमें शोधन का सहारा लेना होता है। और कोई पेशेंट बहुत क्रॉनिक है, बहुत सालों से उसको दिक्कत है, फिर हमें शोधन ही करवाना है उसमें। हाँ जी पूछिए दया जी। मैम इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी? श्वास कुठार रस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दो दो गोली सुबह शाम 250 mg की टैबलेट्स आती है ये ना। दो दो गोली सुबह शाम विद गर्म पानी के साथ दे सकते हैं। और अगर किसी का जैसे ड्राई कफ है या उसको स्पूटम आ रहा है,
खांसी हो रही है, ये भी डिपेंड करता है। अगर कुछ ऐसा है तो फिर हम ताली सादी चूर्ण भी ऐड कर सकते हैं उसमें।